राम राम जी। देखिए आज फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, टॉपिक का नाम है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से लिया गया है ना, लागत लेखांकन। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस के अंदर ये सब्जेक्ट यूज होता है, इस सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व। ठीक है, तो समझते हैं पहले लागत क्या होती है। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि लागत होती क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन करने के लिए आप उसके अंदर अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे हैं उसी को कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे मार्कर बनता है और मार्कर बनाने के लिए मैंने जो भी इसके ऊपर खर्चा किया है वो सारा इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी उसी सारे खर्चे के सम को, उस सारे खर्चे के टोटल को ही कॉस्ट बोलते हैं। समझ आई बात? तो कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है, यानी कॉस्ट के जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो कॉस्ट के जो तत्व है वो तीन होते हैं: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। समझ आई बात? इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं, मटेरियल को बोलते हैं सामग्री, लेबर को बोलते हैं श्रम, और ओवरहेड को बोलते हैं हिंदी में ऊपरी। सबसे पहले समझते हैं सामग्री क्या होती है। सामग्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री। यानी कि मुझे मार्कर बनाने के लिए जिस कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है, लाइक मान लीजिए इसमें जो यूज हो रही है कच्ची सामग्री वो है इसके अंदर यूज होने वाली प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में आती होगी, मैं उसको किसी फर्मे के अंदर डालकर उसका मार्कर बना देता हूँ, है ना। यानी कि इसके अंदर जो भी ये फिजिकल चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये उसी रॉ मटेरियल से बनी हुई है जो इसको बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरी चीज आती है श्रम यानी लेबर। लेबर यानी कि इस मार्कर को बनाने के लिए कोई ना कोई लेबर वगैरह जरूर लगाई होगी, है ना। तो जो लेबर इसको लगाई होगी यानी कि जो वर्कर्स ने काम किया होगा, मजदूरी पे करी होगी हमने उनको, ऑफिस में काम करने वालों को सैलरीज वगैरह पे की होगी, वो सारी की सारी चीजें श्रम में आती हैं, यानी लेबर के अंतर्गत आती है। समझ आएगा? उसके बाद इन दो खर्चों के अलावा जो भी खर्चा इस मार्कर को बनाने में लगा है उन सबको ऊपरी बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट, बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बिजली और इलेक्ट्रिसिटी सेम ही होता है। पावर का, बिजली लाइक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया जैसे बल्ब, लाइटिंग, ट्यूब, है ना। ये सारी जो हमने वहां पर लाइटिंग का सिस्टम केवल लाइट के लिए जो लगा रखा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो हम उस मशीन को चलाने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो वो सारे के सारे खर्चे किसके अंदर शामिल हो जाएंगे? ओवरहेड के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मेन जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है मटेरियल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मटेरियल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल यानी सामग्री नियंत्रण। अब सामग्री नियंत्रण क्या है जी? देखिए, मुझे कहीं पर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, लागत लेखाकार के रूप में मुझे कहीं पर अपॉइंट कर दिया गया। अब मालिक को जो भी, जहां पर मैं जिस फैक्ट्री के अंदर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, वो मालिक मुझसे ही तो प्रश्न पूछेगा, मुझसे ही तो क्वेश्चन पूछेगा। जो भी उसकी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो मुझसे ही आके बोलेगा। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट मालिक ने कहा मुझसे आके कि भैया माल का ऑर्डर देना है, गुड्स का ऑर्डर देना है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है, बताइए कितना ऑर्डर दे। ठीक है, अब मालिक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर मुझे ही देना पड़ेगा। अब मैं कितना ऑर्डर बताऊं मालिक को? तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर बताना पड़ेगा जो हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ना तो कम पड़े माल, ना ज्यादा बचे, यानी माल का एक ऐसा ऑर्डर, हमारे द्वारा किया गया रॉ मटेरियल का एक ऐसा ऑर्डर जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए इकोनॉमिक हो। ठीक है, हम एक ऐसा ऑर्डर देंगे तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी हमारे द्वारा आदेश किए गए माल की वह मात्रा जो हमारे लिए इकोनॉमिक हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए माल की वो मात्रा जो हमारे लिए सफिशिएंट है, जो हमारे लिए पर्याप्त रहे, माल मितव्ययी हो, हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, तो उसी को बोलते हैं ईओक्यू। शॉर्टकट में इसी को बोलते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे क्यू से डिनोट भी कर सकते हैं, हम क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब चलिए इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टरली रिक्वायरमेंट किसी, हम जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर जो यूज होता है रॉ मटेरियल, उसकी क्वार्टरली रिक्वायरमेंट 25,000 यूनिट है, 25,000 यूनिट्स। यानी हमने जो ऑर्डर दिया 25,000 यूनिट्स एक महीने में हमारे यहां कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक ऑर्डर देने की कॉस्ट, उसके गोडाउन से निकलकर मेरे गोडाउन तक पहुंचने का जो भी रास्ते का खर्चा आया उसी को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर देने की लागत।
ठीक है। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, उसके गोडाउन से मेरे गोडाउन तक माल आ गया, आके मेरे गोडाउन के अंदर रखा गया, मेरे गोडाउन के अंदर रखने के बाद भी मुझे उस गुड्स की केयर करनी पड़ती है, उसकी गुड्स की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बहुत सारी, कि कहीं खराब ना हो जाए, कहीं सड़ ना जाए, कहीं गल ना जाए, कहीं आग वगैरह ना लग जाए। इन सारी चीजों से बचाने के लिए मैं उस पर बहुत सारे खर्चे करूंगा गोडाउन में रखने के बाद भी, तो उसी को बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि उस माल के रख रखाव की जो लागत है उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमारा टॉपिक है, हमें निकालना है ईओक्यू। क्या निकालना है, ईओक्यू, बोले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए माल की वह मात्रा जो हमें सामने वाले से मंगानी है। भैया इतना ऑर्डर भेज दीजिए, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना माल मंगाना है, तो उसी को बोलते हैं ईओक्यू। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर इंटू सीपी अपॉन सी एच, ठीक है। आर कैपिटल बनाना है, सी कैपिटल बनाना है, सी कैपिटल बनाना है, और पी और ये एच ये छोटे छोटे बनाने हैं। अब समझते हैं इस ये जो हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आर, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी पूरे साल में मुझे कितने माल की आवश्यकता है, पूरे साल में मुझे कितने गुड्स की, कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी मुझे एक साल की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला सीपी, सीपी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्योरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरिंग कॉस्ट, या एक नाम इसका और होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर देने की लागत, एक ऑर्डर देने की लागत, उसके गोडाउन से मेरे गोडाउन तक पहुंचने का जो भी खर्चा है उसी को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये सीएच क्या है भैया, ये सीएच है होल्डिंग कॉस्ट। क्या है ये, होल्डिंग कॉस्ट। इसका एक नाम और होता है, इसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, यानी अपने गोडाउन में रखने की जो लागत है उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। समझ आ गई होगी आपके बात। चलिए दोबारा समझ लेते हैं एक बार। एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल में मेरे गोडाउन के अंदर, मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे कितने माल की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट, और आर से इसको डिनोट करते हैं, जो कि मेरे क्वेश्चन में कितनी है, मेरे क्वेश्चन के अंदर क्वार्टरली रिक्वायरमेंट दी हुई है 25,000। क्वार्टरली माने मुझे एक 3 महीने का, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है, और एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 3 महीने के 4 क्वार्टर यानी 12 महीने के, है ना। तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कितने गुड्स की आवश्यकता है, 25,000, तो टोटल 25,000 इंटू कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 लाख यूनिट, मतलब एक साल में मुझे पूरी 1 लाख यूनिट की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि 3 महीने में कितनी यूनिट चाहिए, 25,000, तो टोटल 12 महीने में यानी एक साल में कितनी यूनिट चाहिए मुझे, 1 लाख। तो मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ चुकी। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर देने की लागत कितनी, 500 रुपए, ये मैंने लिखा हुआ है सीपी। सीपी किसको बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को बोलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए, एक ऑर्डर देने की लागत कितनी है, 500। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कितनी, 4 रुपए पर यूनिट पर ईयर। याद रहे होल्डिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट और पर ईयर ही होनी चाहिए। पर ईयर का मतलब एक यूनिट को गोडाउन में रखने के बाद 1 साल तक उस पर कितना खर्चा आएगा, वो होती है ये होल्डिंग कॉस्ट, यानी पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट का 1 साल का खर्चा, एक यूनिट का 1 साल का खर्चा, ठीक है। चलिए हमारे पास सारी चीजें हैं, अब मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं। तो 2 इंटू आर, आर कितना आया है हमारा, 1 लाख यूनिट, कितनी, 1 लाख यूनिट, इंटू सीपी, सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा 500 रुपए, कितना है, 500 रुपए, और अपॉन सीएच, सीएच कितना है हमारा, 4 रुपए, सीएच कितना है हमारा, 4 रुपए, और इसे पूरे को अंडर रूट में बंद कर देंगे, और अंडर रूट में बंद करने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये इससे ये आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख। और जब इसको अंडर रूट से आप बाहर करेंगे, तो अंडर रूट से बाहर करने के लिए आप 5000 यूनिट्स आप आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। आंसर मतलब क्या है कि मुझे 5000 यूनिट का ऑर्डर एक बार में देना चाहिए, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा।
5000 यूनिट का ऑर्डर मुझे एक बार में देना चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और इसी को बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी मैं एक बार में 5000 यूनिट मंगाऊं तो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एक आंसर। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर यानी एक साल में टोटल कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए क्या करते हैं कि पूरे साल में कितने ऑर्डर देने हैं। आप सोचिए, आपको पूरे साल में 1 लाख यूनिट मंगानी है, पूरे साल में 1 लाख यूनिट मंगानी है, और आप एक बार में कितनी मंगा रहे हैं, 5000 यूनिट्स मंगा रहे हैं, तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो वैसे तो एक कॉमन सेंस है कि टोटल उतने गुड्स मुझे मंगाना है 1 लाख, और एक बार में 5000 मंगा रहा हूं, तो इसको 1 लाख को एक बार में जो गुड्स मंगाया उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल ये आपका ठीक है 20 ऑर्डर कितने आ जाएंगे आपके, 20 ऑर्डर आ जाएंगे। यानी एक साल में टोटल आपको 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। तो इसका आप फॉर्मूला भी देख लीजिए कि ये एक फॉर्मूला बन गया जी। कैसा फॉर्मूला बन गया, R को EOQ से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का। यानी टोटल आपको एक साल में 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर। 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होगा। मतलब अगर मैं 5000 यूनिट एक बार में मंगा रहा हूं और टोटल मुझे पूरे साल में 1 लाख यूनिट मंगानी है, 1 लाख यूनिट मंगानी है, तो आज एक ऑर्डर दिया तो अगला ऑर्डर इसके कितने दिन बाद, कितने गैप के बाद इसका अगला ऑर्डर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं टाइम गैप। तो टाइम गैप कैसे निकाल देंगे, देखिए टाइम गैप कैसे निकाल देंगे, थर्ड टॉपिक है आपका। टाइम गैप निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। यानी टोटल एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और एक पूरे साल में हम ऑर्डर कितने दे रहे हैं, 20। भाई 12 महीने में 20 ऑर्डर देने हैं, 12 महीने में 20 ऑर्डर देने हैं, तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 20 से इसको डिवाइड आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6 मंथ। ठीक है, 0.6 मंथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका डेज में आंसर आ जाएगा। यानी 18 डेज, कितने, 18 डेज। यानी आज अगर आपने एक ऑर्डर दिया है तो 18 दिन बाद 18 डेज के आफ्टर आपको दूसरा ऑर्डर देना होगा। ठीक है, देखिए ये टॉपिक मैंने आपको पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करेंगे, और समझ आया तो भी कमेंट करेंगे, और उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे भी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और ज्यादा अच्छे टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं। राम राम जी।